हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ में डिटेल में बात करूंगा। जो एयरफोर्स अग्निवीर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था, उसके जो एग्ज़ाम है फाइनली वो ओवर हो चुके हैं और 31 जुलाई को इसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद में अब बच्चों को सिर्फ रिज़ल्ट का वेट है और आई होप कि जिनका स्कोर कार्ड काफ़ी अच्छा रहा होगा उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अपर लेवल पे होगा और वो फेज़ 2 के लिए एक्साइटेड होंगे। सो आज मैं आपके साथ में डिटेल डिस्कशन करूँगा फेज़ 2 के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल डिटेल वीडियो रहेगा और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आपका फेज़ 2 से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा। मेरा 2 बार का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उसको मैं आपके साथ में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, फुल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूँगा और जो एक एक स्टेप है उसके बारे में भी डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन ही होता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले तो आपको आपका जो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना होता है। वहाँ पे शायद कुछ ये डिटेल होती है कि आपको कितने फ़ोटोज़ वगैरह लेके जाने होते हैं, ये सब लिखा होता है और क्या क्या लेके जाना है। कुछ अगर आप बिलो 18 हैं तो कुछ कंसेंट फॉर्म वगैरह लेके जाने होते हैं भरवा के, बस वही सब होता है। और या फिर सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो 18 से अबव होते हैं उनके लिए, वो सब आपको करना है। फ़ोटोज़ चाहिए होते हैं और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आधार कार्ड, इनके मार्कशीट आपको लेके जानी है ओरिजिनल। अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया था, बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आप अपना जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसे नहीं कर पाए आप वेबसाइट पे अपलोड, तो आप उसे फेज़ 2 के दौरान लेके जा सकते हैं, वहाँ इसका करेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन होता है और आपका जो है शायद 5:30 का टाइमिंग होता है। ठीक है, 5:30 या 5:15 के आसपास ही आपको बुलाते हैं, शायद 5 बजे बुलाते हैं। उसके बाद में आपका बहुत जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया जाता है और लगभग 6 बजे आपकी जो दौड़ है वो स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, बस डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है कि जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैच होनी चाहिए एवरी डॉक्यूमेंट्स में। ऐसा ना हो कि एक में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और हो और दूसरे में कुछ और हो। मोस्टली ये प्रॉब्लम जो है ये यूपी बोर्ड के बच्चों को फेस करनी पड़ती है। जो बाकी बच्चे हैं उन्हें इतना इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये सब जो था ये था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट स्टेप है एंड दैट इज़ द रनिंग। ठीक है, तो अब रनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रनिंग के अंदर इसे फिज़िकल स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसके अंदर आपका फ़िज़िकल चेक होता है कम्प्लीटली। इसे 2 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं, एक तो आपका रनिंग होगा और दूसरा आपका PFT2 भी हम जिसे बोलते हैं। उसके अंदर 3 चीज़ें आपकी होती हैं, सिटअप, पुशअप और स्क्वाट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो जो आपको रनिंग है वो 6:30 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है और ये आपको ये पता ही होगा कि जो आपके फ़ेज़ 2 हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ASC पे होते हैं, इनका कोई सेंटर वगैरह नहीं जाता, यानी एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर पे ये होते हैं। तो सबसे पहले आपको 6:30 मिनट्स के अंदर अपनी रनिंग कंप्लीट करनी होती है और उसके बाद में आपको PFT के लिए बुलाया जाता है। हालांकि रनिंग और PFT के बीच में कुछ डिफरेंस रखा जाता है, जिसके अंदर आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बीच में आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले सकते। आपको जो तीनों हैं, सिटअप, पुशअप और स्क्वाट्स, ये जो है लगातार करने होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में कोई रेस्ट नहीं होता है और ये ऑर्डर ज़रूर नहीं है यही हो कि पहले सिटअप ही होंगे फिर पुशअप फिर स्क्वाट्स। बस इतना जहाँ तक मुझे जानकारी है, स्क्वाट्स सबसे बाद में होते हैं, सबसे पहले पुशअप होते हैं आपके, पहले पुशअप फिर सिटअप फिर स्क्वाट्स। मेरे साथ तो दोनों बार ऐसे ही हुआ था और इस बार हो सकता है कि पहले कुछ और करा लें। हालांकि पुशअप ही कराना चाहिए, वैसे पुशअप ही कराते हैं सब। तो इसमें होता क्या क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। सिटअप के अंदर आपको 10 सिटअप करने होते हैं। इसके अंदर आपको ज़मीन पे ऐसे लेट जाना है। जब वो बोलेगा अप, आपको उठना है और आपके जो पैर सीधे होते हैं उन्हें छूना है। जब वो बोलेगा डाउन तो वापस लेटना है। फिर वो बोलेगा फिर आके पैर छूने और फिर डाउन जाना है। ठीक है, ऐसे आपको 10 सिटअप करने होते हैं। जैसे वो बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही करना होता है। ठीक है, ऐसे पुशअप में भी होता क्या है, मान लो ये आपका प्लेन सरफेस है, आपको जो है यहाँ पे आपके हाथ होते हैं और ऐसे आप सीधे होते हैं। जब वो बोलेगा डाउन तो आपको डाउन जाना होता है और डाउन जाने के बाद में वो 5 या 10 सेकंड का आपको होल्ड कराएंगे। उसके बाद बोलेंगे अप, उसके बाद आपको ऊपर उठना है। फिर वो बोलेंगे डाउन, फिर नीचे जाना है, फिर जब वो अप बोलेंगे फिर ऊपर आना है।
तो 10 आपको पुशअप करने होते हैं ठीक इसी प्रकार से, ठीक है। और जब आपके पुशअप कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में आपको करने होते हैं स्क्वाट। स्क्वाट 20 करने होते हैं। आपको हाथ अपने सामने रखने हैं और बिल्कुल नीचे नहीं जाना होता और बिल्कुल ऊपर नहीं रुकना होता, ठीक है। आपको जो है बीच में करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए ये आप हैं तो आपको जो है ऐसे आधा जाना है, ठीक है। इस पोजीशन तक आपको जाना है। मान लीजिए ये आपके पैर हैं और ये आपकी थाइज़ हैं, तो आपको ऐसे जाना है, ठीक है। और ऐसे क्रम में हाथ आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो ऐसे आप आएंगे, उसके बाद फिर सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ठीक है। और जब वो बोलेगा डाउन तभी डाउन जाना होता है, ठीक है। ये आपका पीएफटी होता है। पीएफटी के अंदर इतने कैंडिडेट्स आउट नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स आउट होते हैं सिर्फ दो चीज़ में, या तो आपका रनिंग के अंदर, ठीक है, या फिर ग्रुप डिस्कशन के अंदर। जो रनिंग क्वालिफाई कर लेगा उसके लिए मैं मानता हूँ कि वो लास्ट तक जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन तक, अगर बीच में आपका थोड़ा बहुत भी फिज़िकल स्टैंडर्ड ठीक है। चलिए इसके बारे में अब हम जो है अगले स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में सबसे पहले आपका होता है एसआरटी। इसे हम बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। हालांकि मैं आपको डीएफटी के बारे में बताना चाहूँगा। एक डायनामिक फैक्टर टेस्ट होता था, वो सिर्फ एक ही बार कंडक्ट कराया गया। उसके अंदर इंग्लिश के बेसिक से क्वेश्चन आते थे, 20 क्वेश्चन आते थे। लेकिन बाद में CASB ने जो एयरफोर्स था उससे बात की कि जो इंग्लिश का पेपर होता है हम उसे ही इस लेवल का बनाते हैं कि फिर इस जो आप डीएफटी कराते हैं इस लेवल के 20 क्वेश्चंस को आसानी से बच्चे कर लेंगे। तो इसे जो है टेस्ट के अंदर रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो एयरफोर्स ने सिर्फ इसे एक ही बार लगाया था डीएफटी को, उसके बाद इसे हटा दिया गया था। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं एसआरटी के ऊपर, यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के ऊपर। तो जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है इसके अंदर 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, उन्हें आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना होता है। और अगर आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकाल के आ रहे हैं अपनी मेहनत से, ठीक है, ऑनेस्टली, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आप आउट हो जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ वही बच्चे आउट होते हैं जो या तो बिल्कुल ही निगेटिव होते हैं या फिर वो इधर उधर से जुगाड़बाजी से आए हुए होते हैं। अगर आपने सच में मेहनत करी है तो आपका मैं मानता हूँ IQ उस लेवल का होता है कि आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। कई बच्चों का डाउट रहता है कि क्या सिर्फ इंग्लिश में आते हैं एसआरटी। तो देखिए ऐसा नहीं है, एसआरटी आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। सारे ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऑप्शंस के लिए मैक्सिमम मार्क्स रखे जाते हैं और कुछ ऑप्शंस के लिए मिनिमम। कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता पूर्ण रूप से, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एसआरटी के अंदर सिर्फ एक ही टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, सॉरी 2 टिप्स। पहला, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं। हालांकि जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ ये इंस्ट्रक्शन आपको विंग कमांडर भी देगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो विंग कमांडर होते हैं जब ये आते हैं तो आप ध्यानपूर्वक उन्हें सुनें, ठीक है। और वे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताते हैं। हालांकि इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ करते हैं तो उसे समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप एयरफोर्स के अंदर जा रहे हैं तो आपको ग्रुप डिस्कशन देना है, इसलिए इंग्लिश उस लेवल की तो आपकी होनी ही चाहिए। आपको विंग कमांडर जो है इंस्ट्रक्शन देगा, उन्हें आपको केयरफुली लिसन करना है और उसके बाद में आपको जो है एसआरटी देना है। तो 2 ही बातों का ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है और आप नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रख सकते हैं उतना रखिए, बस ये काफ़ी होगा एसआरटी क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो एसआरटी के अंदर आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर इतना सब आप कर लेते हैं तो आपका एसआरटी जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट होता है आपका ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी। जो बच्चे एसआरटी को क्वालिफाई करेंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को पास करेंगे, सिर्फ वही ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं, बाकी सब आउट हो जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उन सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। लगभग 15 से 20 बच्चों का ग्रुप बनेगा और उन्हें अलग अलग जगह पर बैठा दिया जाएगा। ऐसे राउंड टेबल में जो है बच्चे बैठेंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए। सामने जो है 3 ऑफिसर्स होंगे, उनमें एक विंग कमांडर भी होते हैं, ठीक है। ऐसे 3 सामने बैठते हैं और सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपको 1 मिनट मिलती है स्टार्टिंग की, उसके अंदर आपको दोनों चीज़ें बतानी होती है। तो इंट्रोडक्शन फिर एक जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है उसके बारे में आपको बताना होता है। तो मेरे यहाँ पे भी आपके 2 सजेशन हैं। सबसे पहला, आप इंट्रो को जितना शॉर्ट एंड इफेक्टिव रख सकते हैं उतना रखिए, टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, ठीक है। पहला सजेशन तो ये है। और दूसरा सजेशन ये है, इंट्रो को आप रट के बिल्कुल भी मत जाइए घर से, ठीक। हाँ, जो आपको विंग कमांडर एडवाइस देंगे वहाँ पे आपको उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। और
आपको जो है शुरुआत में जब आपको इंट्रोडक्शन सबको देना होगा तो आप किसी एक की तरफ मत देखिए, आप सारे बच्चों की तरफ देखिए। और जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस बात को पहले ही बोल देते हैं कि आप ये मान के चलिए कि हम हैं ही नहीं यहाँ पे, आप सिर्फ आपस में डिस्कशन कीजिए, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है तो ग्रुप डिस्कशन ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सामने वाले के साथ में बहस में उलझ जाएं और सिर्फ उसी के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन है तो सबको इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक है। तो आपको सभी को देख के एड्रेस करना है जो भी आपकी बात आपको बोलनी है, ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी विंग कमांडर आपको, क्या होगा जब आपका एसआरटी का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद में विंग कमांडर आपको इंस्ट्रक्शन देगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, उन इंस्ट्रक्शन को आपको बिल्कुल ध्यान से पूर्वक सुनना है, ठीक। जीडी के अंदर इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो कि आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड इफेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड आप इंट्रोडक्शन के बारे में बोलिए, फिर सीधा टॉपिक पे आइए। अब इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बोलना क्या है। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसका बता सकते हैं, और अगर आप सिर्फ 10वीं 12वीं हैं तो मैं नहीं मानता कि बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना तो आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं वो बता दीजिए, और फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये बता दीजिए, ठीक है। और एक वैलिड रीज़न हो एयरफोर्स ज्वाइन करने के पीछे, कोई ऐसा नहीं कि बस देश सेवा, ये तो कोई इतना इफ़ेक्टिव जो है पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मिक्सअप करके बोलें, ठीक है। देश सेवा का भी बोल दें लेकिन मिक्सअप करके बोलें, तो ये आपको बोलना है। जब ये आप बोलेंगे उसके बाद में आपको करना क्या होगा, अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रखेंगे उतना ज़्यादा आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा बोलेंगे तो सिर्फ उसी का फ़ायदा है। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम ग्रुप डिस्कशन के अंदर जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे टाइम पे मैं सिर्फ एक ही बार बोला था अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद में, हालांकि मैंने अपना इंट्रो बहुत शॉर्ट रखा था, सिर्फ 15 से 20 सेकंड का मेरा इंट्रो था। उसके बाद 40 सेकंड मैंने टॉपिक के ऊपर ही बोला था, सिर्फ 15 से 20 सेकंड में अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर बोला था। उसके बाद में फिर मैं एक बार सिर्फ मैंने एक पॉइंट दिया था और उसी से सिलेक्शन हो गया था। वहाँ सिर्फ वो बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे जो अपनी बातों को रिपीट करेंगे बार बार। रिपीटेशन आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। जो पॉइंट्स आपने या किसी भी बंदे ने एक बार दे दिया उसको आपको दोबारा नहीं बोलना है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको गुड लिसनर भी होना चाहिए, ठीक। सो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बार बार बोलने की, बस जो भी आप बोलें वो कॉन्फिडेंटली बोलें और वो जो है टॉपिक से रिलेट हो, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड ही आपको बोलना है, कोई भी आपको फालतू की चीज़ें नहीं बोलनी है वहाँ पे, ठीक है। और विंग कमांडर को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं मानता हूँ आपका क्लियर हो जाएगा। पहले से ही रट के कुछ भी मत जाइए जीडी के अंदर, सिर्फ प्रैक्टिस करके जाइए अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत से बच्चे हर टॉपिक के अंदर पॉइंट्स को रट लेते हैं, तो मैं बता दूँ बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो टॉपिक है आपके वो रिपीट होते हो। रिपीट तो होते हैं लेकिन एक न्यू फीचर के साथ में, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। सो मैंने आपको जो है पूरी जानकारी दी है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बच गया है फेज़ 2 से रिलेटेड तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के पास में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए बैक बेंचर्स और आपको वीडियो मिल जाएगा, सॉरी आपको PDF मिल जाएगा। इस PDF को आप डाउनलोड करके बाद में रिकॉल कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया है उसे। लोगो सेम वही है जो यूट्यूब का है। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।